नमस्कार दोस्तों, एपेक्स क्लासेस एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी 8 डेज मैराथन का पहला दिन है। साथियों, इस मैराथन के असली हीरो तो आप स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे से मेहनत करके बढ़िया रिजल्ट दे सकते हैं और 80 में से 80 नंबर ला सकते हैं। जब हम रिवीजन करने बैठते हैं तो हमें लगता है अरे ये टॉपिक भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, लेकिन जब हम पेपर करने बैठते हैं तो कई बार सिली मिस्टेक्स कर देते हैं या किसी प्रश्न में अटक जाते हैं। उन सभी मिस्टेक्स को दूर करके हम मिलजुल के खूब मेहनत करेंगे और पेपर फोड़ के आएंगे और किला जीत के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मैराथन का पहला चैप्टर, मैट्रिक्स। यहां हमने मैट्रिक्स और सारणिक, ये जो चैप्टर्स हैं, लेसन नंबर 3, 4 और 5, ये तीनों मिला के टोटल 10 मार्क्स का काम है। हम लोगों ने जो 2018 और 2019 में नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आए थे, उन क्वेश्चन पेपर को स्टडी करके कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन आए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ध्यान से देखें, लेसन नंबर 3 अवयव मैट्रिक्स वाला पार्ट, उससे 2018 में 1 मार्क का एक क्वेश्चन आया और 2 मार्क का भी 1 क्वेश्चन आया। सेम चीज 2019 में भी 1 मार्क का 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया। इसी ढंग से जो लेसन नंबर 4 है, उससे प्रूव दैट वाला 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया 2018 में और 2019 में भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया 2019 में। व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण लेसन नंबर 5, उससे 2018 में एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क का। इसी ढंग से 2019 में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का और एक क्वेश्चन 3 मार्क का आया। इस ढंग से ये पूरा सिस्टम अटेंड करके हम लोग 10 मार्क्स काउंट कर सकते हैं, 10 मार्क्स अच्छे से ला सकते हैं। मैंने क्या किया, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में लेसन नंबर 3, 4 और 5 उन दोनों को क्लब कर दिया और उसके 2 पार्ट बना दिए, मैट्रिक्स एवं सारणिक पार्ट 1 और मैट्रिक्स एवं सारणिक पार्ट 2। तो अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते जाते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आप बहुत एंजॉय करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स क्या चीज है? संख्याओं और फलनों का पंक्तियों और स्तंभों के रूप में आयताकार व्यवस्थित रूप मैट्रिक्स कहलाता है। फिर आता है मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि क्या चीज है? पंक्ति इंटू स्तंभ। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 3। हम हर छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। यहां पर कोटि क्या हो जाएगी? 3 क्रॉस 3। यहां पर मैट्रिक्स की कोटि क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 2। फिर इसके बाद आता है अवयव का निरूपण या मैट्रिक्स का निरूपण। किसी भी मैट्रिक्स को कैसे निरूपित करते हैं? यहां कहा a बराबर a11, a12, a13, a21, a22, a23। इसका मीनिंग क्या है? ध्यान से देखें, अगर मैं कहूं a32, ये क्या निरूपित करता है? तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार से मैं कह दूं a13 मीन्स पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। संक्षेप रूप में हम किसी भी अवयव को निम्न प्रकार से निरूपित करते हैं। a बराबर aij m क्रॉस n, जहां aij क्या है? इसके अवयव हैं और m क्रॉस n इसकी कोटि है। इसके बाद आता है अवयवों की समानता। 2 अवयव a तथा b समान कब कहलाते हैं? जब उनकी कोटियां समान हो और उनके संगत अवयव भी समान हो। एक उदाहरण से देखते हैं, ध्यान से देखें। मान लिया a बराबर ABCD है और b बराबर 3 - 7 2 4 है। ये दोनों समान कब होंगे? जब इनके संगत अवयव समान हो, मीन्स a बराबर 3, b बराबर -7, c बराबर 2 और d बराबर 4 हो। इस कॉन्सेप्ट से संबंधित बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, हम अटेंड करेंगे उसको। फिर आता है अवयव के प्रकार या मैट्रिक्स के प्रकार। नाम से ही स्पष्ट है, सबसे पहले है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो। स्तंभ अवयव वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो। शून्य अवयव वह अवयव जिसमें समस्त अवयव शून्य हो, कोटि चाहे कुछ भी हो। फिर आता है वर्ग अवयव, वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो। अब यहां गौर से खास बात देखें, ये इसके मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। कारण
ये अवयव कौन से हैं? A11, A22, A33 मीन्स I बराबर J। हमारी शर्त क्या थी वर्ग मैट्रिक्स की? पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभों की संख्या, मीन्स I बराबर J हो, और ये उसको संतुष्ट करता है, अतः ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। इसी प्रकार से एक और उदाहरण दिया हुआ है, ये भी इसके हो गए मुख्य विकर्ण के अवयव। फिर आता है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव मीन्स ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो। गौर से देखें, ये मुख्य विकर्ण है और इसके अलावा समस्त अवयव शून्य है। अब विकर्ण अवयव से नई प्रकार का अवयव मिलता है अदिश अवयव। ऐसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव समान हो। गौर से देखते जाएं, ये मुख्य विकर्ण है और इसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव समान हैं, तो ये कैसा कहलाता है? अदिश अवयव। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का मैट्रिक्स और आ गया, इकाई अवयव। ये एक विशेष प्रकार का अदिश अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई होते हैं। इसे हम In से निरूपित करते हैं, जहां n इसकी कोटि कहलाती है। अगर मैंने लिखा I3 मीन्स 3x3 का इकाई अवयव है। इसी प्रकार मैं लिखता हूं I2। कई बार प्रश्नों में आ जाता है I2, तो यहां पर क्या होगा? 1 0 0 1। ये 2x2 कोटि का इकाई अवयव है। फिर आता है त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के समस्त अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है। और दूसरा प्रकार है इसका निम्न त्रिभुजाकार, मीन्स ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के समस्त अवयव शून्य हो। ये देखिए गौर से। अब आपको लगता है इसका नाम त्रिभुजाकार क्यों पड़ा? तो ध्यान से देखें, इनमें जो शेप बनती है वो त्रिभुज के आकार की शेप बन रही है। यहां पर त्रिभुज कहां बन रहा है? ऊपर की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार। और यहां पर त्रिभुज कहां बन रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजाकार अवयव। मेरे ख्याल से बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। फिर आता है अवयव पर संक्रियाएं। हम क्या क्या संक्रियाएं लगा सकते हैं, क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं? नंबर 1, अदिश गुणन। मैट्रिक्स का अदिश गुणन। मैं किसी भी अचर संख्या से किसी दी गई मैट्रिक्स को गुणा करता हूं तो उस अचर संख्या का गुणा मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से हो जाएगा। एक उदाहरण से देखते हैं। मान ले a बराबर ये दिया हुआ है, तो ka क्या होगा? हर अवयव को k से गुणा कर दीजिए। 3k, 2k, 7k, 9k, 4k, 6k। अगर मैं 5a ज्ञात करना चाह रहा हूं तो 5 का गुणा किससे करना है? a के प्रत्येक अवयव से कर देना है। इसी प्रकार अगला पार्ट आता है मैट्रिक्स का योग तथा व्यवकलन। तो पहले हमें चेक करना है योग तथा व्यवकलन संभव है या नहीं। यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटियां समान हैं तो हम मैट्रिक्स ए और बी का योग कर सकते हैं। जैसे देखें बोर्ड पे, यहां पर मुझे दिया हुआ मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स बी, इसकी कोटि 2x3, इसकी भी कोटि 2x3, मीन्स योग के लिए संभव है। अब मैं योग करना चाह रहा हूं तो कैसे करूं? देखें बोर्ड पे, a प्लस बी ज्ञात करना चाहता हूं तो a प्लस बी में क्या करना पड़ेगा? मुझे इनके संगत अवयवों का योग करना है। मीन्स a का पहला अवयव b के पहले अवयव के साथ योग कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 + 7 9 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 में -2 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। 6 + 4 10 आ जाएगा। 5 + 1 6 आ जाएगा। -1 + 3 2 आ जाएगा। 4 + 5 9 आ जाएगा। और कोटि क्या हो जाएगी? 2x3। इसी प्रकार से अगर मुझे इनका व्यवकलन करना हो तो हम क्या करेंगे? संगत अवयवों को घटा देंगे। ये a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, a में से b को घटा देंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी। अब जितना भी हमने पढ़ा उन सभी को कंबाइन करके क्वेश्चन देता हूं कि अगर मुझे एक अवयव a दिया हुआ है, दूसरा b दिया हुआ है और मुझे कहा जाए 3a + 5b ज्ञात करो, तो मैं क्या करूंगा? 3 का गुणा a के प्रत्येक अवयव से करूंगा। मैं इन सब बातों पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। 1-1 नंबर के सवाल आए हैं। बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। ध्यान से समझें। 3a + 5b, तो 3 को a से गुणा कर दिया, 5 को b के प्रत्येक अवयव से गुणा कर दिया,
गुणा करने पर हमें 3a + 5b भी प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार पहले अवयव में पहले अवयव को जोड़ा तो हमें 41 मिल गया, दूसरे अवयव में दूसरे को जोड़ेंगे ये मिल जाएगा। इस प्रकार से हम 3a + 5b ज्ञात कर सकते हैं। फिर हमें व्यवकलन करना है तो वही बात, संगत अवयवों को घटाना है। यहां पर है 2a - b, मीन्स 2 का गुणा a के प्रत्येक अवयव से किया माइनस b किया तो 2a - b मिल गया, और 2a - b करने पर यह हमें रिजल्ट प्राप्त हो गया। इस प्रकार कोई भी दो मैट्रिक्स a तथा b दिए हों तो हम उनका योग और व्यवकलन कर सकते हैं। फिर आता है दो मैट्रिक्स का गुणन। अब गुणन के लिए हमें पहले शर्त जांच करनी पड़ेगी कि उनका गुणन संभव है या नहीं। हमें उनका गुणन करना है। जैसे मुझे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a बराबर aij m × n, फिर दिया b बराबर bij n × r। यहां पर यदि मैट्रिक्स A के स्तंभों की संख्या मैट्रिक्स B के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तो ही मैट्रिक्स A का B से गुणा संभव है, और यदि गुणन हो जाए तो जो AB प्राप्त होगा उसकी कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, AB बराबर, अब यहां पीछे कौन बच गया M, यहां कौन बच गया R, तो इसका रिजल्ट होगा M × R। और गुणन में हम सदैव पंक्ति स्तंभ गुणन का प्रयोग करेंगे, पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे। कैसे करना है एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यहां में दिया जैसे a बराबर 1 2 3 2 3 1, कोटि 2 × 3, यहां पर b दे दिया। सबसे पहले यह देखना है कि मैट्रिक्स A का B से गुणा संभव है या नहीं। देखें गौर से, ये स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मीन्स A का B से गुणा संभव है। अब मैं गुणा करता हूं तो ये स्टेप ध्यान से समझें। ये A लिख दिया, ये B लिख दिया। अब मैं क्या करता हूं, A की पहली पंक्ति को सेलेक्ट किया, चयन किया, B का पहला स्तंभ ले लिया हमने। अब इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करना है और संगत अवयवों को गुणा करते जाएंगे। पहले अवयव का गुणा पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, जो रिजल्ट आएगा उसको पहली पंक्ति में लिख देंगे। फिर इस पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा किया, 1 × 2 + 2 × 1 + 3 × 3। इसी प्रकार से अब दूसरी पंक्ति के अवयवों का चयन करेंगे, 2 का गुणा 4 से, 3 का गुणा 2 से और 1 का गुणा 1 से। फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों का गुणा दूसरे स्तंभ से, संगत अवयवों से गुणा किया, जो रिजल्ट आया उनको इस प्रकार से लिख दिया और हमें AB मिल गया 11 13 15 10। इस प्रकार हम किन्हीं भी दो अवयव A तथा B का गुणा कर सकते हैं। अगर मुझे कई प्रश्नों में पूछ लिया जाए A² A³ कैसे ज्ञात करें, तो A² कैसे ज्ञात करें, A का A से गुणा। यहां भी सेम पंक्ति स्तंभ विधि का प्रयोग करेंगे। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, ये गुणन किया और इस प्रकार से हमें A² प्राप्त हो गया। फिर इसका अगला पार्ट आता है परिवर्ताव्यूह। बड़ा मजेदार है, ध्यान से समझें। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर मैं उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दूं तो हमें नया अव्यूह प्राप्त होगा, उसे परिवर्ताव्यूह कहते हैं। इसे हम A⁻T या A' से निरूपित करते हैं, A⁻T या A' से निरूपित करते हैं। ध्यान से देखें, हमें मैट्रिक्स दिया 3 2 7 5 1 4। अगर मैं पहली पंक्ति को पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लूं तो मुझे A⁻T प्राप्त हो जाता है। इसकी कोटि थी 2 × 3 और इसकी कोटि हो गई 3 × 2। अब परिवर्ताव्यूह के गुणधर्म, A⁻T का ट्रांसपोज कर लूंगा, वापस A मिल जाएगा। A + B का ट्रांसपोज तो A⁻T + B ट्रांसपोज, A - B का ट्रांसपोज तो A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज, KA ट्रांसपोज तो KA ट्रांसपोज। मीन्स पहले K का A से गुणा कर दिया, जो मैट्रिक्स मिला उसका ट्रांसपोज ले लें, या मैं K को बाहर रखता हूं और A⁻T से गुणा करता हूं तो LHS और RHS बराबर आते हैं। AB ट्रांसपोज बराबर B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इस तरह का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान से देखें, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं। इसी प्रकार यदि मुझे कहा जाए ABC का ट्रांसपोज,
तो मुझे क्या प्राप्त होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उल्टे ऑर्डर में चलता है, इसलिए यहां पर सतर्क रहें। फिर आता है सममित अवयव और विषम सममित अवयव। सिंपल सी कंडीशन है, वह अवयव जिसके लिए ए ट्रांसपोज बराबर ए हो सममित अवयव कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, हमें मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर मैं हर पंक्ति को स्तंभ बना लूं तो मुझे ए ट्रांसपोज मिल गया। देखिए गौर से, ए एच जी पहली पंक्ति थी, मैंने इसका पहला स्तंभ बना दिया ए एच जी, दूसरी पंक्ति एच बी एफ मैंने दूसरा स्तंभ बना लिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लिया, ए ट्रांसपोज मिल गया। फिर दोनों को तुलना की, देखा जाए तो ए और ए ट्रांसपोज समान है। इसका मतलब ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो कैसा है, सममित मैट्रिक्स है। अब सममित मैट्रिक्स में एक खास बात और होती है, ए आई जे बराबर ए जे आई। इसका क्या मीनिंग है, इसका मतलब होता है मुख्य विकर्ण के आजू बाजू के अवयव समान होते हैं। देखिए गौर से, ये दिया हुआ है मुख्य विकर्ण आजू इक्वल टू बाजू, आजू इक्वल टू बाजू, आजू इक्वल टू बाजू, मींस मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ के अवयव समान हैं, तो वह क्या कहलाएगा, सममित मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से अगला पार्ट आता है विषम सममित मैट्रिक्स, वह अवयव जिसके लिए ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो। अगर मैं पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल दूं तो क्या होगा, निशान चेंज हो जाएगा। ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, विषम सममित मैट्रिक्स कहलाता है। और इसमें खास बात, मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव शून्य होते हैं। उदाहरण की सहायता से समझते हैं, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसके मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव शून्य है। मैंने इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना लिया। फिर यहां से सभी अवयव में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये ए मिल गया, तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए प्राप्त हो गया। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, इसका मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स है। अब विषम सममित मैट्रिक्स में क्या क्या खास बातें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, गौर से देखते हैं। पहला पॉइंट, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। दूसरा आता है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई। इसका क्या मतलब हुआ, मुख्य विकर्ण के आजू बाजू के अवयव समान होंगे किंतु विपरीत चिन्ह के होंगे। यहां माइनस एच तो यहां एच, यहां जी तो यहां माइनस जी, यहां माइनस एफ तो यहां एफ, ये मुख्य विकर्ण है। और इसके दोनों तरफ के अवयव समान किंतु विपरीत चिन्ह के। तीसरी कंडीशन, ए आई जे बराबर 0 यदि आई बराबर जे हो, इसका मतलब मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव शून्य होते हैं। ये विषम सममित अवयव की परिभाषा हो गई। फिर आता है सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के गुणधर्म। यदि ए कोई वर्ग अवयव दिया हुआ है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होगा, सममित अवयव होगा। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, सिद्ध कीजिए कि ये एक सममित अवयव है, तो जस्ट आप ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। ए ट्रांसपोज तथा ए ट्रांसपोज ए भी सममित होंगे। ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित होगा। प्रत्येक वर्गावयव ए को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान से देखें, यहां पर एक वर्ग मैट्रिक्स है, मैंने लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज बटा 2, ये कौन सा भाग है, सममित भाग, और ये वाला विषम सममित भाग। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस मुझे ए प्राप्त हो जाएगा। और यदि मुझे वर्ग मैट्रिक्स ए दिया है तो इसको इस प्रकार से योग के रूप में लिख सकता हूं। ये हो गया गुणधर्म। अब इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक अच्छा सा सवाल अटेंड करते हैं। यदि अवयव ए बराबर दिस एक विषम सममित अवयव है तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। अब विषम सममित अवयव में क्या परिभाषा पढ़ी हमने, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। केयरफुली ध्यान दें, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए मीन्स मैं पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूं। ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसका ट्रांसपोज मीन्स पहली पंक्ति को पहला स्तंभ। पहली पंक्ति कौन है, 0 a माइनस 3, उसको पहला स्तंभ बना लें, 0 a माइनस 3। दूसरी पंक्ति 2 0 माइनस 1, 2 0 माइनस 1। तीसरी पंक्ति b1 0,
B1 0 बराबर माइनस A, एज इट इज लिख देते हैं 0 A माइनस 3 2 0 माइनस 1 B1 0। अब देखिए दोनों समान अवयव हैं, इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें अज्ञात राशि प्राप्त हो जाएगी। देखिए ध्यान से, यहां पर 0 0 के बराबर है, 2 किसके बराबर है, माइनस ए के, तो 2 बराबर माइनस ए, तो माइनस 2 बराबर ए। इसी प्रकार गौर से देखें, बी किसके बराबर होगा, माइनस लगा दिया और माइनस का 3, तो बी बराबर 3 प्राप्त हो गया। ए का मान -2, बी का मान 3। इस प्रकार हमने परिभाषा का प्रयोग करते हुए दोनों को तुलना किया और तुलना करने के बाद ए और बी के मान प्राप्त हो गए। सवाल करते टाइम हमें बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, उस वजह से सारी गड़बड़ हो जाती है। अब इसी प्रकार का एक सवाल दिया है, 2019 में आया हुआ सवाल है, यदि अवयव ये और ये बराबर हैं तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा काम है, ध्यान से देखें, दोनों तरफ तुलना कर लेते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा, ए प्लस बी बराबर 6, समीकरण नंबर 1 आ गया। फिर होगा ए बी बराबर 8, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, यहां से b का मान ले लेते हैं और समीकरण 2 में रख लेते हैं। b बराबर 6 माइनस ए, यहां रख दें तो a इंटू 6 माइनस ए बराबर 8। फिर क्या हो जाएगा, 6a माइनस ए स्क्वायर बराबर 8। इस पूरे सिस्टम को उधर ले जाएं, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 8 बराबर 0। अब तो साधारण गुणनखंड करना है, आराम से गुणनखंड कर सकते हैं। क्या क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल टू 0। भाई फैक्टर कर लिए, गुणनखंड कर लिए, तब यहां पे क्या हो जाएगा, a कॉमन लिया तो a माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लिया तो a माइनस 4 बराबर 0, a माइनस 4 a माइनस 2 बराबर 0, तो a बराबर 4 a बराबर 2। अब आप क्या करेंगे, ए बी बराबर 8 में मान रख देते हैं, ए बी बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ए का मान 4 रखता हूं, फर्स्ट पार्ट ए बराबर 4, तो 4 इंटू बी बराबर 8, बी बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसी ढंग से ए बराबर 2 रखूंगा तो बी बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इस प्रकार हम इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है, यदि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। मैंने आपको कहा था जब हम गुणधर्म पढ़ रहे थे कि इस गुणधर्म से संबंधित सवाल दिया हुआ है। देखिए गौर से, सबसे पहला काम क्या करना है, एलएचएस पार्ट अटेंड करेंगे। एलएचएस पार्ट में है ए बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले मैं ए का बी से गुणा करता हूं, तो ए बी ये हो गया। इस पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया, फिर इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा किया और हमें ए बी का मान प्राप्त हो गया। अब जो ए बी प्राप्त हुआ उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज 8 7 13 21 आ गया। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। फिर हम इसका आरएचएस पार्ट लेते हैं। आरएचएस पार्ट क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मीन्स ये जो मैट्रिक्स बी दिया था इसका ट्रांसपोज निकालने, परिवर्त अवयव निकालने। मीन्स पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, बी ट्रांसपोज मिल गया। अब ए ट्रांसपोज कैसे करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। अब इस बी ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज से गुणा करना है। इसका मतलब इस पंक्ति का चयन किया, पहले इस स्तंभ से गुणा, फिर इस स्तंभ से गुणा,
जो रिजल्ट आएगा वो मिल जाएगा। यहाँ पर हमें LHS और RHS दोनों बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करें ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। फिर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए ज्ञात करना है यदि 2a माइनस दिस बराबर दिस। देखते हैं, अच्छे से अटेंड करते हैं। 2a बराबर ये वाला उस तरफ चला जाएगा, 3 माइनस 1 1 2 0 5 प्लस ये वाला एज इट इज 1 5 3 2 0 1। 2a बराबर, इनको ऐड कर लेते हैं, 4 4 4 4 0 6। तो a बराबर कितना आ जाएगा, सभी अवयव में 2 का भाग दे देंगे, 2 2 2 2 0 3। इस प्रकार से मैट्रिक्स A प्राप्त हो जाता है। फिर अगला पार्ट आता है, यदि A बराबर दिस और B बराबर दिस तो AB डैश का मान ज्ञात करना है। पहले मैट्रिक्स A का B से गुणा कर लेते हैं, फिर उसका पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल देंगे। देखिए गौर से, मैं AB निकालना चाह रहा हूं। AB के लिए क्या करेंगे, ये एक ही पंक्ति है, ये एक स्तंभ है, इनका गुणा संभव है। इसकी कोटि है 3 क्रॉस 1 और इसकी कोटि है 1 क्रॉस 3, मीन्स गुणन तो संभव है। जो रिजल्ट मिलेगा वो एक ही पंक्ति में मिलेगा और एक ही स्तंभ होगा। देखते हैं क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 प्लस 16 प्लस 24, 1 क्रॉस 1। 16 और 4 20, 20 और 24 44। तो ए बी बराबर क्या मिल गया, 44, 1 क्रॉस 1। फिर मैं इसका डैश निकालू, मैं इस पंक्ति स्तंभ को बदल दूं। एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है, इसका मतलब रिजल्ट तो वापस यही प्राप्त होना है, ए बी का डैश। ये हमारा हो गया 2017 का प्रश्न। फिर आता है 2017 में एक प्रश्न और आया, a बराबर दिस तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 ज्ञात करना है। मैंने आपको डिस्कस किया था a स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है, मैट्रिक्स a को a से गुणा कर दीजिए तो हमें a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से, ये मैट्रिक्स a दिया हुआ है, a स्क्वायर ज्ञात किया, 8 5 माइनस 5 3 आया। अब क्या करेंगे, LHS पार्ट लेना है। a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i2 है, तो a स्क्वायर माइनस 5a मीन्स a के प्रत्येक अवयव को 5 से गुणा किया प्लस 7i2। अब 8 और 7 15, 15 में से 15 गए 0, 5 प्लस 0 माइनस 5 0 आ गया। इन सबको ऐड किया तो 0 0 0 0 आ गया और हमें RHS भी प्राप्त हो गया। यहाँ कैलकुलेशन अच्छे से करें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो। फिर आता है, एक ऐसे 2 क्रॉस 2 अवयव a बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर मॉड ऑफ माइनस 5i प्लस 2j द्वारा दिए जाते हैं। अच्छे कॉन्सेप्ट का सवाल है, हमने पढ़ा था मैट्रिक्स का निरूपण, उसकी सहायता से इसको अटेंड करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना a बराबर a11 a12 a21 a22। अब मुझे इस संबंध की सहायता से इसके संगत अवयव ज्ञात करने। मुझे दिया है a11, इस संबंध में i की जगह 1 रख दीजिए, j की जगह भी 1 रख दीजिए। क्या मिलने वाला है, मॉड ऑफ माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। क्या मिला, माइनस 5 प्लस 2 मॉड ऑफ माइनस 3 बराबर 3। फिर मुझे चाहिए a12, ये वाला अवयव, i की जगह 1 j की जगह 2, माइनस ऑफ 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, तो माइनस 5 प्लस 4 मीन्स माइनस का 1 बराबर 1।
A13 A21 बराबर, यहां पे क्या होगा गौर से देखें, I की जगह -5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू जे की जगह 1 रख देंगे, ये 1 रखा, क्या मिला -10 प्लस 2 -8 बराबर 8। फिर मुझे चाहिए A22 बराबर, मीन्स I की जगह 2, जे की जगह भी 2, -5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो क्या प्राप्त हो जाएगा -10 प्लस 4 मीन्स माइनस का 6, इसका मतलब 6, -10 प्लस 4 मीन्स 6। हमें सारे अवयव प्राप्त हो गए। एक बार कैलकुलेशन फिर देख लेते हैं। -5 प्लस 2 ये आ गया, -5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो -1 तो मीन्स 1 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स में सभी अवयवों के मान रख देता हूं। तो रिजल्ट क्या लिख देते हैं हम लोग, ध्यान से देखें, ये आ गया हमारा रिजल्ट। ए बराबर, सबसे पहला अवयव कौन है 3, फिर 1, 8 और 6। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, हमें दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए फिर बी, तो 2a स्क्वायर माइनस 3b ज्ञात करना है। आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ए स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 से गुणा कीजिए, -3b कर सकते हैं। फिर दिया हुआ है 2a माइनस बी ज्ञात करना है, वो भी आप आराम से अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न और है, यदि x -3 2x 6 बराबर 0, दोनों को गुणा कर दीजिए और x का मान ज्ञात करना है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से अटेंड करें। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है सारणिक का परिचय। हमने अभी तक ये जो किया है वो लेसन नंबर 3 वाला पार्ट कवर किया है। अब आगे वाले पार्ट में जाते हैं। आगे वाला पार्ट मैट्रिक्स का जो भी पढ़ना है, तो पहले मुझे सारणिक का परिचय ज्ञात होना चाहिए। सारणिक क्या चीज है? प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक अद्वितीय संख्या का अस्तित्व होता है, जिसे हम सारणिक ए कहते हैं। इसे हम डिटर्मिनेंट ए से निरूपित करते हैं। सारणिक सदैव वर्गाकार होता है। 2 क्रॉस 2 के अवयव का सारणिक ए बराबर दिस, ये मुझे ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग, आप सभी जानते हैं, फिर भी देख लेंगे। 3 इंटू 2 6 प्लस 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 26। अगर 3 क्रॉस 3 का मुझे कोई भी सारणिक है, ये हल करना है, तो देखते हैं हम लोग निशान कैसे लगाते हैं, प्लस माइनस प्लस। जब मैं पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करूं, ये 3 लिया, अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे। देखिए गौर से, इसको छुपा दिया हमने और इसको छुपा दिया। 2 इंटू 5 10 -0 -1, फिर इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो -5 प्लस 12 और तीसरा पार्ट 0 है। कितना हो गया 30, 12 में से 5 गए 7, -7 बराबर 23 आ गया। इस प्रकार हम 3 क्रॉस 3 के सारणिक का हल ज्ञात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है उपसारणिक। अब यहां से थोड़ा सावधानी पूर्वक समझें, क्योंकि हमें अगला जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, हमें सारणिकों और मैट्रिक्स की सहायता से समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है। अब समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर, जब मैं मैट्रिक्स विधि का प्रयोग करता हूं, तो मुझे उसमें ए इनवर्स चाहिए, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए, एडजॉइंट के लिए सहखंड चाहिए और सहखंड के लिए उपसारणिक चाहिए। तो उपसारणिक से मुझे बहुत सावधानी पूर्वक कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो सब मामला गड़बड़ हो जाता है। सबसे पहली बात, उपसारणिक है क्या चीज?
किसी भी दी गई वर्ग मैट्रिक्स के संगत एक सारणिक होता है और उस सारणिक में मैं किसी भी अवयव के संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा दूं या हटा दूं तो शेष बचे हुए सारणिक का मान उस अवयव का उपसारणिक कहलाता है। इसे सदैव MIJ से निरूपित करते हैं। गौर से देखें, मान लिया A11 पहला अवयव है, मैं इसका उपसारणिक ज्ञात करना चाह रहा हूं M11, तो इसके संगत पंक्ति को छुपा देंगे और स्तंभ को छुपा देंगे, तो पीछे कौन बचा? A22, A23, A32, A33। M11 क्या हो गया? A22, A23, A32, A33। अब इस सारणी को हल कर लेंगे और हमें M11 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं M32 ज्ञात करना चाह रहा हूं, तो A32 के संगत पंक्ति और स्तंभ को छुपा देंगे, शेष बचा हुआ सारणिक A32 का उपसारणिक कहलाता है। इसका अगला पार्ट आता है सहखंड। अब सहखंड क्या बात है? यदि मैं उपसारणिक के आगे उचित निशान लगा दूं तो मुझे सहखंड प्राप्त हो जाता है। अब ये उचित निशान लगाने कैसे हैं वो गौर से देखें। गणितीय रूप में परिभाषित करें तो हम कहेंगे यदि हम किसी भी उपसारणिक को -1 की पावर i+j से गुणा कर दें तो हमें सहखंड प्राप्त हो जाता है। अब -1 की घात i+j, इसका क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान से देखें। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा था -1 की घात सम बराबर क्या होता है? +1, और -1 की घात विषम बराबर -1, ये चीज होती है। अब यहां पर जैसे कहा जाए A11, A12, A13, A21, A22, A23, I क्या चीज है? आगे वाला अवयव I है और पीछे वाला अवयव J है। यहां पर मैं क्या करता हूं? 1 + 1 को जोड़ता हूं तो क्या मिला? 2 सम संख्या है तो -1 की घात 2 प्लस आएगा। -1 की घात सम मीन्स प्लस, तो Fij बराबर क्या होगा? प्लस ऑफ Mij, मीन्स यहां प्लस लगाना है। यहां पर 1 और 2 का योग 3, विषम है, माइनस लगा दीजिए। 1 + 3 4, सम है, प्लस लगा दीजिए। 2 और 1 3, विषम, माइनस का निशान। 2 और 2 4, सम है, प्लस का निशान लगा दें। इसी प्रकार ये प्लस माइनस लगा देते हैं। यदि मुझे 2 × 2 का मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके संगत 2 × 2 का सारणिक होगा। ये देखिए गौर से, A11 तो प्लस माइनस माइनस प्लस। इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखने के हिसाब से इस फॉर्मूले को दिमाग में रखें। Fij बराबर Mij। Fij क्या चीज है? सहखंड। Mij क्या चीज है? उपसारणिक। Fij Mij के बराबर होगा यदि i+j सम हो, और माइनस ऑफ Mij होगा यदि i+j विषम हो। इस प्रकार हम किसी भी दी गई मैट्रिक्स के संगत जो सारणिक प्राप्त होता है उनके हम सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण आता है सहखंडज अवयव एडजॉइंट ए से निरूपित करते हैं। इसकी खास बात क्या है वो देखें। एडजॉइंट ए कैसे ज्ञात करना? आपको कहा जाएगा एक वर्ग मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब इसका एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। परिभाषा कुछ भी नहीं रटेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लें। हर अवयव के स्थान पर उसका संगत सहखंड रख दो। सहखंड निकालना आता है हमें। हर अवयव के स्थान पर उसका संगत सहखंड रख दो। इस प्रकार मुझे एक नया मैट्रिक्स मिल गया। अब इस नए मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर दीजिए, पंक्तियों और स्तंभों को बदल दीजिए, एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। एक शॉर्ट फॉर्मूला हमने ऐसा बना लिया, एडजॉइंट ए बराबर Fij का ट्रांसपोज, मीन्स हर अवयव की जगह उसका सहखंड रखो और फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ए मिल जाएगा। बड़ा आसान काम है। एक उदाहरण की सहायता से हम इसको क्लियर करते हैं। मान लिया मुझे एक वर्ग मैट्रिक्स दिया A बराबर 2 3 5 1 4 -1 6 -2 7, और आपको कहा गया सहखंडज अवयव ज्ञात कीजिए, एडजॉइंट ए ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूं? सभी अवयवों के सहखंड ज्ञात करता हूं। मुझे पहला अवयव कौन दिया है? 2 दिया हुआ है। मैं इसका सहखंड F11 ज्ञात करना चाह रहा हूं। देखते हैं, ध्यान से समझें। F11
ये किस लोकेशन पे है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस वाली लोकेशन पे बाहर प्लस लगा दिया। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हम छुपा देते हैं। बचा कौन? 4 माइनस 1 माइनस 2 7, 4 माइनस 1 माइनस 2 7। हल कर लेते हैं। 7 चौक 28 माइनस 2 बराबर 26। F11 का मान कितना आ गया? 26। इसी प्रकार से हम F12 ज्ञात कर लेंगे, F13 ज्ञात कर लेंगे, F21, F22, F33 सभी अवयव ज्ञात कर लेंगे। हम सभी अवयवों के सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। फिर हर अवयव की जगह हमने क्या किया? ये 2 की जगह इसका सेकंड 26 रख दिया, 3 की जगह इसका सेकंड -14 रख दिया और 5 की जगह इसका सेकंड -26। इसी प्रकार हर अवयवों की जगह उसका सेकंड रखा, फिर उसका ट्रांसपोज किया तो हमें क्या मिला? एडजॉइंट ए बराबर पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, ये पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से इस दी गई मैट्रिक्स ए का हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। मेरे ख्याल से बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गड़बड़ कहाँ होती है? सिर्फ प्लस माइनस में गड़बड़ होती है। हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और छोटी छोटी सिली मिस्टेक कर देते हैं, उनसे हमें बचना है। फिर इसका अगला पार्ट आता है इनवर्स, व्युत्क्रम, अवयव का व्युत्क्रम। इसे हम ए इनवर्स से निरूपित करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अव्युत्क्रमणीय अवयव, नाम से पता चल रहा है कि व्युत्क्रम नहीं होगा। यदि सारणी के बराबर 0 हो तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। और व्युत्क्रमणीय अवयव, यदि सारणी के नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मीन्स उसका हम व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करना है? देखिए गौर से, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणी के, जहां सारणी के नॉट इक्वल टू 0। एक उदाहरण की सहायता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। ए बराबर 5 माइनस 3 2 4 दिया है और मुझे इनवर्स ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करूंगा? सारणी के ज्ञात करूंगा। सारणी के बराबर 5 चौक 20 प्लस 6 26 आ गया। सारणी के नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब मुझे क्या चाहिए? एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करना पड़ेगा? हर अवयव का सेकंड निकालते हैं। सबसे पहले 5 का सेकंड 4 आ गया। निशान कैसे करने हैं देखें गौर से, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब 5 का सेकंड निकाल लिया, 4 आ गया। इसी प्रकार से -3 का निकाला, -2 आ गया। ये हमने सभी के सेकंड निकाल लिए। सेकंड निकालने के बाद 5 की जगह 5 का सेकंड, -3 की जगह -3 का सेकंड रख दिया, फिर इसका ट्रांसपोज किया तो हमें एडजॉइंट ए प्राप्त हो जाएगा। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। सारणिक ए का मान कितना आया था? 26, तो मैं लिख दिया 1 बटा 26 और सारणिक ए का मान रख दिया। इस प्रकार से हमें किसी भी दी गई मैट्रिक्स का ए इनवर्स ज्ञात करना हो तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए के फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर इसका पार्ट आता है एडजॉइंट ए के गुणधर्म। हमने अभी भी जो एडजॉइंट ए पढ़ा और ए इनवर्स पढ़ा, इनके क्या क्या गुणधर्म है देखें ध्यान से। किसी मैट्रिक्स ए को उसके एडजॉइंट ए से गुणा करें तो हमें सारणिक ए इंटू आई एन प्राप्त होता है, जहां आई एन कौन है? इकाई मैट्रिक्स है। या एडजॉइंट ए को ए से गुणा कर दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, मीन्स ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, उसका एडजॉइंट निकाल लेता हूं। वो किसके बराबर होगा? एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ऐसा प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। कोई भी मैट्रिक्स ए दे देंगे, बी दे देंगे, सिद्ध कीजिए एडजॉइंट ए बी बराबर एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटरमिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए। फिर आता है ए इनवर्स के गुणधर्म। ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो क्या मिलेगा? ए, मीन्स कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ था उसका मैंने इनवर्स निकाला, फिर दोबारा इनवर्स निकाला, ए मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज का इनवर्स ले या ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले,
एक ही बात है। ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, इस पे मैं स्टार लगा देता हूं, सिद्ध करना परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इनकी प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर आता अवयव सिद्धांत की सहायता से रैखिक समीकरण का हल। ये हमारा मेन डेस्टिनेशन है, ध्यान से समझने की कोशिश करें। कोई भी समीकरण निकाय दिया है और मैं उसका मैट्रिक्स सिद्धांत की सहायता से हल ज्ञात करना चाहूं, तो सबसे पहले तो समीकरण निकाय को आप मैट्रिक्स की रूप में लिख दीजिए। मैट्रिक्स रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे? एक्स वाई जेड के गुणांकों का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये एक्स वाई जेड के गुणांकों का मैट्रिक्स बना लिया। फिर जो वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जेड, उनका एक मैट्रिक्स बना लिया, और जो अचर पार्ट है d1 d2 d3, उनका मैट्रिक्स बना लिया। अब मैं लिखूंगा माना ये मैट्रिक्स बराबर कैपिटल ए, ये वाला मैट्रिक्स बराबर कैपिटल एक्स, और ये वाला मैट्रिक्स बराबर कैपिटल बी। तो मुझे क्या प्राप्त होगा? Ax बराबर b, समीकरण नंबर 1। अब A इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। तो पहले मैं सारणिक A निकालूंगा। यदि सारणिक A का मान नॉट इक्वल टू 0 है तो A इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब जब A इनवर्स का अस्तित्व है तो आगे की बात देखें। मेरे पास समीकरण 1 है, Ax बराबर b। मैं दोनों तरफ A इनवर्स से गुणा कर देता हूं, तो A इनवर्स इंटू Ax बराबर A इनवर्स b। A इनवर्स इंटू A क्या होता है? I x बराबर A इनवर्स b। I का x के साथ गुणा कर दूं, किसी भी मैट्रिक्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा कर दूं तो वापस वही मिलता है। क्या मिलेगा? x बराबर A इनवर्स b। ये मुझे समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब तो बड़ा आसान काम है, A इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं, B पड़ा है मेरे पास में, दोनों का गुणा कर लेंगे, हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। एक उदाहरण की सहायता से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक सवाल दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 9, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। अवयव सिद्धांत की सहायता से निम्न समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, इसे हम मैट्रिक्स रूप में लिख देते हैं। तो देखिए जो गुणांक हैं उनका एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 माइनस 1 3, 1 1 1, 1 माइनस 1 1, ये मैट्रिक्स बन गया। ये एक्स वाई जेड का एक मैट्रिक्स बना दिया और ये अचर भाग 9 6 2 का एक मैट्रिक्स बना लिया। अब हम क्या लिखेंगे? माना ये मैट्रिक्स बराबर कैपिटल ए, एक्स वाई जेड को मान लेंगे कैपिटल एक्स और इसको मान लेंगे कैपिटल बी। तो अवयव रूप में मुझे क्या मिला? ए एक्स बराबर बी, समीकरण नंबर 1। अब जांच करनी है सारणिक ए का मान कितना है, 0 है या नॉट इक्वल टू 0। तो सारणिक ए ज्ञात करते हैं। 2 माइनस 1 3, ये किया। इसको हल करने पे हमें सारणिक ए का मान मिलेगा -2। सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसका मतलब मैं ए इनवर्स कैसे ज्ञात करूंगा? एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। और एडजॉइंट के लिए जरूरत किसकी है? सेखंडों की। तो हर अवयव का मैं सेखंड ज्ञात करता हूं। जैसे 2 का सेखंड f11 बराबर 2, f12 बराबर 0, f13 बराबर -2। जैसे मैं इसका एक सेकंड निकाल के बताता हूं, देखें ध्यान से। f11 प्लस वाली लोकेशन पे है, इसको छुपाया, इसको छुपाया। 1 1 -1 1, कितना मिला? 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो f11 का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। इसी प्रकार से अगले अवयव का सेकंड निकालेंगे। सभी अवयवों का हमने सेकंड ज्ञात कर लेना है। अब क्या करना है? जो ये मैट्रिक्स है, हर अवयव के स्थान पर उसका संगत सेकंड रख देना है। तो एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? 2 0 -2, -2 -1 1, -4 1 3 का ट्रांसपोज। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। मीन्स पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ए। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ए इनवर्स ज्ञात करना। तो क्या करते हैं, देखें।
ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। तो ए इनवर्स बराबर 1/-2 और एडजॉइंट ए लिख दिया हमने। अब जो समीकरण नंबर 2 था x बराबर ए इनवर्स बी, इसके अंदर मान रख देते हैं। तो x बराबर ए इनवर्स का मान 1/-2, 2 - 2 - 4, 0 - 1 4 1 - 2 1 3 और 962 से गुणा कर देते हैं। जब मैं इनका गुणा करूंगा और 1/-2 से अंदर गुणा करूंगा तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 1 2 3। अब इतनी मेहनत करने के बाद भी परीक्षा भवन में बड़ी टेंशन रहती है कि मैंने जो मेहनत की ये रिजल्ट सही है या गड़बड़ तो नहीं, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई। तो हम क्या करते हैं, इसकी जांच करते हैं। जो ओरिजिनल 3 समीकरण दिए थे, मेरे पास एक्स वाई जेड के एक्स का मान है 1, वाई का मान 2 और जेड का मान 3। ओरिजिनल समीकरण में संतुष्ट करा के देख लेते हैं। अगर ये तीनों मान उनको संतुष्ट करते हैं तो हमारा उत्तर राइट है, अन्यथा कहीं न कोई गड़बड़ हुई है। देखते हैं 2 - 1, यहां पे मैं x की जगह 1 रख देता हूं तो क्या मिलेगा 2 - 2 प्लस 9, 9 बराबर 9 आ रहा है, संतुष्ट करता है। 1 + 2 + 3 6 आ रहा है। 1 - 2 + 3 2 आ रहा है। मीन्स ये हमारे मान सही हैं। इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न हमारे 2019 राजस्थान बोर्ड में आया था। रैखिक समीकरण का x + y + 2z बराबर 0, x + 2y - z बराबर 9 और x - 3y + 3z बराबर 14 -14 को अवयव सिद्धांत द्वारा हल कीजिए। सेम इसी प्रकार इसको हल करना है, जिसे आप लोग ट्राई करेंगे। इसी तरह का एक प्रश्न और पूछा गया है राजस्थान बोर्ड 2019 में। अवयव a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। वही बात, सबसे पहले सारणिक ए ज्ञात करना पड़ेगा। सारणिक ए कैसे ज्ञात करना है, अपन इस प्रश्न को अटेंड कर लेते हैं। देखें ध्यान से, सारणिक ए बराबर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्या हो जाएगा cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सारणिक ए नॉट इक्वल टू 0 है, मीन्स ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब क्या करें, हर अवयव की जगह उसका सेकंड रखना है। मैं ज्ञात करता हूं सबसे पहले F11 प्लस माइनस माइनस प्लस, इसकी सहायता से F11 इसको छुपाया इसको छुपाया तो क्या मिल जाएगा cos थीटा। F12 लोकेशन माइनस की है, माइनस लगा दीजिए। इसकी पंक्ति और स्तंभ को छुपा दिया, माइनस साइन थीटा, तो क्या मिला साइन थीटा। फिर F21 लोकेशन कौन सी है, माइनस की, माइनस लगा दी। इसको छुपाया इसको छुपाया, साइन थीटा। F22 लोकेशन प्लस की, पंक्ति स्तंभ दोनों को छुपा दिया, कॉस थीटा। अब हर अवयव की जगह उसका सेकंड रख देते हैं। एक बार पहले चेक कर लेते हैं। F11 कॉस थीटा, F12 माइनस का निशान लगाया, माइनस हो माइनस साइन थीटा मीन्स प्लस साइन थीटा। F21 माइनस लगा दिया मैंने, माइनस का साइन थीटा। F22 कॉस थीटा। अब मैं लिखता हूं एडजॉइंट ए बराबर हर अवयव की जगह उसका सेकंड, तो क्या लिखते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और यहां पर कॉस थीटा ट्रांसपोज। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा ट्रांसपोज है। तो पहले इसका ट्रांसपोज कर देते तो क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, तो कॉस थीटा साइन थीटा,
दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। मैंने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए। तो बराबर क्या हो जाएगा 1/1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने कई प्रश्नों को अटेंड कर लिया और कहां कहां सावधानी रखनी है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आप बेटा आज इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करें और अच्छे से एंजॉय करते हुए हर पार्ट को रिवाइज करते जाएं। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।